तो इस क्लास में अपन पढ़ेंगे कि जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उनकी स्टेबिलिटी के लिए हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे, क्योंकि रेजोनेंस की डेफिनेशन में मैंने लिखवाया था कि जो एक्चुअल मॉलिक्यूल होता है ना, वो सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन रखता है ना। मतलब जो एक्चुअल मॉलिक्यूल होगा उसमें सबका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन उस कंपाउंड का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, है ना, उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अब अगर हमें स्टेबिलिटी नहीं पता होगी कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है कौन सा कम स्टेबल है, तो हम ये नहीं बता पाएंगे किसका कंट्रीब्यूशन एक्चुअल मॉलिक्यूल में ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा कंपाउंड्स की, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके लिए कुछ बेसिक रूल हैं, इन रूल्स को अच्छे से समझेंगे। बिना इन रूल्स के कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी ठीक से नहीं बता पाओगे। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं जो पहला रूल है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच ऑक्टेट ऑफ ईच एटम इज कंप्लीट विल बी हाईली स्टेबल। अगर कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा दिख जाता है जिसमें सभी एटम का ऑक्टेट पूरा है, हाइड्रोजन छोड़ के, ऑब्वियसली हाइड्रोजन का तो ऑक्टेट कैसे पूरा होगा, हाइड्रोजन का अगर डुप्लेट पूरा है, ठीक है, तो अगर किसी इस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में सभी एटम का ऑक्टेट पूरा है और हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा है, तो उस कंपाउंड की, उस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। ठीक, जैसे एक कंपाउंड लेते हैं, ऐसा कुछ, तो ये कंपाउंड है जिसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाए हैं। अगर इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में देखा जाए, है ना, तो पहले वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है ना, इलेक्ट्रॉन कितने आना चाहिए, है ना, यहाँ पे देखो 3 बॉन्ड बनाया नाइट्रोजन, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए 3 बॉन्ड से, और एक लोन पेयर है उसकी वजह से 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है। लेकिन कार्बन यहाँ पे सिर्फ 3 ही बॉन्ड बना है, मतलब कार्बन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन का ऑक्टेट नहीं पूरा है। लेकिन इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों का ऑक्टेट पूरा है। ठीक है, हाइड्रोजन जहाँ तक बात करें, हाइड्रोजन का ऑक्टेट कभी पूरा नहीं होता और उसका 2 इलेक्ट्रॉन पूरा है। ठीक, तो इन दोनों में से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, तो सेकेंड वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसकी स्टेबिलिटी फर्स्ट वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी से ज़्यादा होगी। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल। सेकेंड वाला रूल, फर्स्ट वाला रूल ऑलमोस्ट अगर सेम ही है, अगर इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में लगाए हैं, है ना। पहले वाले में देखो मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है कि तुम पाई बॉन्ड गिनो, बॉन्ड गिन सकते हो, और बॉन्ड सारे गिनने में थोड़ा मेहनत लगता है, तो तुम सिर्फ पाई बॉन्ड भी गिन सकते हो, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो चेंज होगा नहीं, है ना, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ही चेंज होते हैं। तो तुम क्या करो, बॉन्ड गिनो चाहे पाई बॉन्ड गिनो, दोनों एक ही बात है। ठीक, ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली की ज़रूरत नहीं है, तुम ब्रैकेट हटा के लिख देना। ठीक, तो जिसमें भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा होगा या जिसमें भी नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होंगे वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होगा। ठीक, इसमें देखते हैं, इसमें कितने पाई बॉन्ड है, एक भी नहीं, इसमें कितने पाई बॉन्ड है, एक है, तो ऑब्वियसली इस वाले में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। पहले वाले से भी ज़्यादा स्टेबल आ रहा था, सेकंड वाले से भी आ रहा था, है ना। थर्ड वाले की बात करते हैं, अनचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन चार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऑब्वियस सी बात है ना। जैसे मान लो कि मैं एक एसिटेट आयन का यहाँ पे बनाता हूँ, एसिटिक एसिड का बनाना, और यहाँ पे देखो रेजोनेंस इस तरह से हो सकता है। अगर रेजोनेंस बनाने आता है तो ये बहुत अच्छे से बना पाओगे, इस तरह से बनेगा। तो ऊपर वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव, साइड वाले ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा, इस तरह से। ठीक, अब अगर देखा जाए तो इसमें पहला वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अनचार्ज है, उस पर कहीं चार्ज नहीं आ रहा, और दूसरे वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये फर्स्ट वाला रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल होगा देन सेकेंड वन। ठीक है, थर्ड रूल के हिसाब से। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ,
If charge separation between like charges increase, if charge separation between like charges increase, the stability of resonating structure, sorry, एक बार देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ. If charge separation between like charges increase, the stability of resonating structure increase. यहाँ कुछ छूट गया है क्वेश्चन में थोड़ा सा. यहाँ पे इस जगह पे एक इंक्रीज छूट गया, ये लिख लेना, टाइपिंग एरर. ठीक. इफ चार्ज सेपरेशन बिटवीन चार्ज लाइक चार्जेज मतलब अगर पॉजिटिवली चार्ज हैं, है ना, तो जैसे मान लो कि कोई एक कंपाउंड है ऐसा, और यहाँ रेजोनेंस बना के इसको इस तरफ ले आते हैं. तो ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं. लाइक चार्जेस का मतलब दोनों सेम टाइप के चार्ज. ठीक. तो अगर सेम टाइप के चार्ज पास में रहेंगे, है ना, जैसे इस वाले केस में दोनों पास में है, तो इनके बीच में ऑब्वियसली रिपल्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इसमें रिपल्शन क्या होगा, कम होगा. तो रिपल्शन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी इसकी, कम होगी. तो ऊपर वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, नीचे वाला कम स्टेबल होगा. ये तो लाइक चार्जेस की बात हुई. पर एंड वाइस वर्सा लिखा है. वाइस वर्सा का मतलब अगर अपोजिट टाइप के नेचर के चार्ज हो, जैसे नेगेटिव चार्ज हो, है ना, मान लो कि इसमें से कोई एक नेगेटिव चार्ज इसको कर देते हैं, किसी एक को भी नेगेटिव कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना. तो मान लो कि यहाँ नेगेटिव कर दिया, तो अनलाइक चार्जेस के बीच में अगर चार्ज सेपरेशन ज़्यादा होगा तो उससे उनकी स्टेबिलिटी कम होगी. ठीक. सेम जो रूल लिखा है उसका उल्टा भी ट्रू होगा. मतलब पॉजिटिव नेगेटिव अगर दूर है ना, तो उनके बीच में अट्रैक्शन कम होगा. पॉजिटिव नेगेटिव पास में, तो उनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा. तो अब इस केस में सेकेंड वाला मोर स्टेबल हो जाएगा देन फर्स्ट वाला. ठीक है. ये नीचे वाला मोर स्टेबल होगा, लिख लेना ऐसे, नीचे वाला मोर स्टेबल देन ऊपर वाला, इस पर्टिकुलर केस में. ठीक है. इस पर्टिकुलर केस में ज़्यादा स्टेबल होगा. तो अगर सेम टाइप के चार्ज हैं, उनके बीच का डिस्टेंस कम है, तो उनकी स्टेबिलिटी भी कम होगी. अगर अपोजिट टाइप के चार्जेस हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, उनके बीच का डिस्टेंस कम है, तो उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी. ठीक है. बात करते हैं नेक्स्ट रूल की. नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल एंड वाइस वर्सा. ठीक है. अगर किसी पर किसी कंपाउंड पे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा. लाइक अगर मैं इसकी बात करूँ, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. देखो, इस कंपाउंड का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा, और ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे, मैंने बताया था. ठीक. तो इसमें अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है. तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये सेकंड वाला. ठीक है. हाँ, अगर सेम यही पॉजिटिव चार्ज होता और रेजोनेंस बनाते, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है. कौन सा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा. तो अब इस केस में फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा. ठीक है. रूल को फिर से समझेंगे. नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल. ठीक है. अगर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है तो ज़्यादा स्टेबल होगा. अगर नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है तो कम स्टेबल होगा. एंड वाइस वर्सा का मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है तो ज़्यादा स्टेबल होगा, और पॉजिटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है तो कम स्टेबल होगा. कंफ्यूज हो गया क्या? ये वाला रूल याद रखेंगे, इस वाले को याद रखेंगे, अपने आप समझ में आएगा. ठीक. नेक्स्ट रूल की बात करते हैं. पॉजिटिव चार्ज नियर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड नेगेटिव चार्ज नियर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप
इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज है ना, जैसे मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज, वाइट आ गया, वाइट कैसे आ गया, मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है और इसके बगल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पड़ जाता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोले, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोले। तो अगर इसकी जगह पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाता है, ठीक, कहीं भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, तो वो उसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है, उसके बगल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आ जाएगा, तो वो उसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा। और सेम वाइस वर्सा, अगर नेगेटिव चार्ज के बगल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, तो वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। और नेगेटिव चार्ज के बगल में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया, तो वो उसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? नहीं होना चाहिए। तो ये 6 रूल होते हैं। इन 6 रूल से किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है उसको हम लोग बताते हैं। ठीक, इन 6 रूल में क्या खास बात है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, कभी कभी क्या होगा, इन रूल्स में किसी 2 रूल के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में हम किस रूल को मानेंगे, है ना? तो ये जो रूल लिखवाया गया है, ये एक प्रेफरेंशियल ऑर्डर में लिखवाया है। प्रेफरेंशियल ऑर्डर का मतलब कोई भी अगर रूल कॉन्ट्राडिक्ट करता है एक दूसरे से, तो उसमें से जो रूल पहले लिखवाया गया तुम उसकी बात मानोगे, दूसरे को नहीं मानोगे। ठीक है, दूसरे को डोमिनेट नहीं कराओगे। तो फर्स्ट वाला रूल जो पहला वाला रूल है वो बाकी सब पे डोमिनेट करेगा, दूसरा वाला बाकी 3, 4, 5 पे डोमिनेट करेगा, है ना? और एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक, तो इन रूल को फॉलो करते हुए अगर हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, तो कैसे लिखेंगे वो हम सीखेंगे। ठीक, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एबव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, एबव का मतलब ऊपर तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो पिछले वाले स्लाइड में कुछ लिखा होगा, उसको देखेंगे, है ना? तो पीछे लास्ट क्लास में हमने कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे और उसमें खाली जगह छुड़वाए थे, याद होगा। तो उसी खाली जगह को भरेंगे हम लोग, उन सब की स्टेबिलिटी का एक डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे इन सारे रूल्स को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो ये सारे रूल छाप लेंगे। इसके बाद हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी पे जाएंगे और एक्चुअल मॉलिक्यूल भी ड्रॉ एंड ऑल्सो ड्रॉ द रेजोनेंस हाइब्रिड रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनाएंगे वहीं पे। ठीक है, ये क्लास सीखने वाला है, ध्यान से सीखेंगे, है ना? सब लोग एक साथ करेंगे। ठीक, चलो तो देखते हैं कहाँ पर है ये। कहाँ से शुरू हुआ था भाई? ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ, ओके, यहाँ से शुरू होता। यहाँ पर देखें तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कोई ब्लू कलर, येलो, रेड, मैजेंटा ले लेते हैं, ब्लैक, मैजेंटा सही है, मैच तो नहीं हो रहा, नहीं मैच हो रहा है, ग्रीन तो इसी से मैच हो जाएगा, ब्लैक ले लो बे, एवरग्रीन। ठीक, तो इसमें ऊपर वाले में पहला है और ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। 1 बाय 1 सारे रूल फॉलो करते हुए देखेंगे कि कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल है। और ये मैं पहले बता चुका हूँ, इसमें सेकंड वाला जो होगा उसकी स्टेबिलिटी फर्स्ट वाले से ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? पहला रूल फॉलो करेंगे, सभी एटम का ऑक्टेट पूरा है और पाई बॉन्ड भी ज़्यादा है। ठीक है, पाई बॉन्ड भी ज़्यादा है, इसलिए सेकेंड वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। अब बात करते हैं इस वाले में, इसमें फर्स्ट और सेकंड में कौन ज़्यादा स्टेबल है देखते हैं। फिर से सेकंड वाले में जो नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड है वो ज़्यादा है और ऑक्टेट भी पूरा है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए सेकंड वाले का कंट्रीब्यूशन एक्चुअल मॉलिक्यूल में ज़्यादा आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें भी जो सेकंड वाला है वो ज़्यादा स्टेबल होगा देन फर्स्ट वाला। ठीक, सेम बात करते हैं इसमें भी सेकंड वाले की स्टेबिलिटी फर्स्ट वाले से ज़्यादा होगी। सब सेकंड वाले ही ज़्यादा स्टेबल हो रहे हैं और इसमें भी सेकंड वाले की स्टेबिलिटी फर्स्ट वाले से ज़्यादा हो। ठीक, इस वाले में तो बन ही नहीं रहा, इस वाले में उस वाले में उसका ऑक्टेट पूरा है। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं, है ना, पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एक रूल लिखवाया होगा,
यहाँ देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होगा तो उससे उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो अगर उस रूल को देखा जाए उस हिसाब से ये पहला वाला ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, है ना, और दूसरा वाला कम। लेकिन ऑक्टेट वाला रूल देखा जाए तो उस हिसाब से ये दूसरा वाला ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए और पहला वाला कम। तो हम किसकी बात मानेंगे, जो रूल पहले लिखवाया गया है, ठीक है। तो ऑक्टेट वाला रूल पहले डोमिनेट करेगा, इसलिए सेकंड वाला फर्स्ट से ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। यहाँ देखते हैं नेगेटिव चार्ज यहाँ क्लोरीन पे है, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, यही वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। और ऑक्टेट वाला भी तो है, ऑक्टेट किसका कंप्लीट है, उस वाले में ऑक्टेट पूरा हो रहा है, ठीक है। तो उस वाले कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, लाइक फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, ठीक है, ये आएगा। तो अब बात करते हैं ऑर्डर की, मतलब किस तरह से जो एक्चुअल मॉलिक्यूल होगा वो बनेगा। उन मॉलिक्यूल में दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। कार्बन में यहाँ पे CH2 और NH2 के बीच में सिंगल बॉन्ड तो है ही। अब एक पाई बॉन्ड है जो दोनों एक जगह, इस जगह पे पाई बॉन्ड है और उस जगह पे पाई बॉन्ड नहीं है। तो एक्चुअल मॉलिक्यूल में इस जगह पे क्या होगा, पार्शियल पाई बॉन्ड होगा, ठीक है, पार्शियल पाई बॉन्ड होगा। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो दो जगह जा रहा है, तो क्योंकि दोनों का कंट्रीब्यूशन अलग अलग है, अगर दोनों इक्वली स्टेबल होते और दोनों ध्यान से सुनेंगे, दोनों अगर इक्वली स्टेबल होते तो यहाँ पे +1/2 और यहाँ पे +1/2 आता। लेकिन क्योंकि ये दोनों अनइक्वली स्टेबल हैं, दोनों की स्टेबिलिटी अलग अलग है, इसलिए एक्चुअल मॉलिक्यूल में सेकेंड वाले का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा देन फर्स्ट वाला। इसका मतलब एक्चुअल मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट होगा वो ज़्यादा होगा देन कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट है उससे, ठीक। तो ΔI ज़्यादा होगा ΔII से। अच्छा, सेकंड वाले में देखें, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड है वहाँ उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। इसका मतलब ये है कि इस एक्चुअल मॉलिक्यूल में जो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड होगा, है ना, उसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक। डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होगा, लाइक क्योंकि सेकंड वाले का स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो सेकंड वाला जो एक्चुअल मॉलिक्यूल होगा सेकंड वाले जैसा ज़्यादा दिखेगा। मतलब इस जगह पे किसका कैरेक्टर ज़्यादा आएगा, सेकंड डबल बॉन्ड का कैरेक्टर ज़्यादा आएगा। मतलब जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 1.5 नहीं होगा, 1.5 से ज़्यादा होगा, है ना। बॉन्ड ऑर्डर 1.5 से ज़्यादा होगा, ठीक। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको जानना है, ठीक। इसमें देखते हैं, इसमें भी सेम ऐसे ही आएगा, है ना। बॉन्ड ऑर्डर OH है ना, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, और जो ऑक्सीजन पे थोड़ा पॉजिटिव चार्ज होगा वो रिलेटिवली ज़्यादा होगा देन कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज के एक्चुअल मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक। बॉन्ड ऑर्डर फिर से 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो 1.5 और 2 के बीच में होगा, ना कि कितना होगा ये क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्योंकि हमें परसेंटेज कंट्रीब्यूशन नहीं पता एग्जैक्ट, लेकिन किसका ज़्यादा होगा हमें ये पता है। तो 1.5 से ज़्यादा आएगा, हमको ये पता है बस, ठीक है। सेम यहाँ पे भी करेंगे, CH2 OCH3 और यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव, यहाँ पे भी थोड़ा सा पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट ज़्यादा होगा देन कार्बन, ठीक। और बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 1.5 से ज़्यादा होगा, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे भी बनेगा, CH2 पार्शियल डबल बॉन्ड, क्लोरीन पे हल्का सा पॉजिटिव, कार्बन पे हल्का सा पॉजिटिव। क्लोरीन पे जो पॉजिटिव होगा उसका अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक। उस तरह से यहाँ पे आएंगे BH2, जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा वो दोनों जगह थोड़ा थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक। बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ऑर्डर 1.5 से ज़्यादा। लेकिन इस वाले केस में क्योंकि फर्स्ट वाले का जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है और फर्स्ट वाले में वहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इस जगह पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होगा और बॉन्ड ऑर्डर 1.5 से कम होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होगा वो कार्बन पे ज़्यादा होगा देन क्लोरीन, कार्बन पे ज़्यादा होगा देन क्लोरीन, ठीक है।
तो इस तरह से बताएंगे। अगला वाला देखते हैं। बड़ा गंदा है ये वाला, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में था ही नहीं, तो इसको हम नहीं देखेंगे यहाँ पे। और ये भी तो था मोर, इसमें भी 5 मतलब 3 जगह 4 जगह थे, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है ना, फिर से जो रूल लिखवाए हैं उस हिसाब से अगर चार्ज अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो उसकी स्टेबिलिटी काफ़ी कम होती है, अनचार्ज वाले की ज़्यादा होती है। अब एक चार्ज होगा तो ऑब्वियसली उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, 3 चार्ज वालों की कम होगी। तो इन सब की एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में काउंट ही नहीं करते थे। तो अब हम किसको काउंट करेंगे? इन तीनों को। तो ये थर्ड वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये सेकेंड वाला और ये फर्स्ट वाला। ठीक, बात करते हैं कि इन तीनों में से किसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ज़्यादा होगा। बड़ा गौच-पौच हो गया है, ये वाला मिट सकता है क्या? नहीं, ये मिट नहीं सकता, मेरा लिखा हुआ है। खैर, तो अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी देखते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक चीज़ समझ में आता है कि जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है ना, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा है और सभी एटम का ऑक्टेट भी पूरा है, मतलब थर्ड वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी देन बाकी दोनों। ठीक है, देन बाकी दोनों। बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड की। पहला रूल के हिसाब से ऑक्टेट दोनों में ही किसी का नहीं कंप्लीट है। कार्बन एक कार्बन ऐसा है जिसका ऑक्टेट नहीं पूरा है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड दोनों में सेम है। जो सेकंड वाला रूल है अनचार्ज की वाली बात है, थर्ड वाला रूल अनचार्ज कोई नहीं है। ठीक, चार्ज सेपरेशन वाले रूल फॉलो करेंगे, कहीं भी चार्ज सेपरेशन नहीं है, एक ही चार्ज है तो चार्ज सेपरेशन का कोई मतलब नहीं है। पॉजिटिव चार्ज एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज़ मोर स्टेबल, तो वो भी यहाँ पे नहीं काम करेगा क्योंकि कार्बन दोनों ही जगह पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, तो अब लास्ट वाले रूल की बात करेंगे। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो इसकी वजह से सेकेंड वाले की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सेकेंड वाला मोर स्टेबल होगा देन फर्स्ट, इस तरह से आएगा। और जो एक्चुअल मॉलिक्यूल बनेगा मैं यहाँ बनाता हूँ, ध्यान से देखना। CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH NH2, ये तो है सब जगह सिंगल बॉन्ड, बाकी पाई बॉन्ड अलग अलग जगह पे अलग अलग आ रहा है। तो थर्ड वाले में इन दो जगहों पे पाई बॉन्ड है, मतलब थर्ड वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो इन दो जगहों पे सेकेंड जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक, हाँ, फर्स्ट वाले में भी डबल बॉन्ड यहाँ पे एक आ रहा है, मतलब इस जगह पे भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, लेकिन इस पर्टिकुलर जगह पे जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो रिलेटिवली डिफरेंट होगा बाकी सबसे। ठीक, पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ नाइट्रोजन पे होगा, उसके अलावा पॉजिटिव चार्ज एक यहाँ भी दिखाई दे रहा है और एक इस जगह भी पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। अगर तीनों का कंट्रीब्यूशन लेंगे तो इन तीनों जगहों पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, और अगर तुम्हें ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो इससे पहले वाले वीडियो सारे देखोगे तब ये इसके आगे समझ में आएगा, वरना इसके आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक, अब बात करते हैं डबल बॉन्ड की। तो यहाँ देखें थर्ड वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब थर्ड वाले में अब बात करेंगे ना, तो देखो डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो सभी जगह आ रहा है। ठीक, लेकिन क्योंकि थर्ड वाले में इस जगह पे और इस जगह पे पॉजिटिव डबल बॉन्ड है, तो एक्चुअल मॉलिक्यूल में भी इस जगह पे और इस जगह पे जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा वो ज़्यादा होगा, है ना, इसके मुकाबले। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है एक्चुअल मोस्ट रेजोनेटिंग स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे अगर कोई पूछे कि इन दोनों कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर और इन दोनों के बीच का बॉन्ड ऑर्डर कहाँ पे ज़्यादा होगा, तो क्या बताओगे? इस जगह पे बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा और इस जगह पे बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ये वाला। यहाँ पे इसको अपन मानते हैं फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको मानते हैं सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये वाला है हमारा थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत घुमावदार बना हुआ है, इसलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है यार? पाई बॉन्ड तो सब में बराबर ही आ रहे हैं,
है ना। पाई बॉन्ड भी सब में बराबर हैं, ऑक्टेट भी सबका पूरा है यहाँ पे, है ना, चेक कर लेना, है ना। अनचार्ज भी कोई नहीं है। तो अब बात करेंगे चार्ज सेपरेशन वाली भी कोई सिचुएशन नहीं हो सकती। एक ही चार्ज है तो एक ही चार्ज में क्या सेपरेशन होगा। तो अब बात करते हैं जो मोस्ट स्टेबल होगा, अगला वाला रूल वो होगा नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और सेकेंड और फर्स्ट में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब थर्ड वाले की स्टेबिलिटी फर्स्ट और सेकेंड से तो ज़्यादा होगी। ठीक, अब फर्स्ट और सेकेंड में की बात करेंगे तो फर्स्ट और सेकेंड में सारे रूल फॉलो हो रहे हैं, सारे रूल कॉमन हैं। लास्ट वाला रूल जो होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज के बगल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, CHO एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और यहाँ नेगेटिव चार्ज के बगल काफ़ी दूरी पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और नेगेटिव चार्ज के बगल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज, मतलब सेकेंड वाला मोर स्टेबल होगा देन फर्स्ट वाला। तो एक्चुअल मॉलिक्यूल में सेकेंड वाले का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आएगा, मतलब इन दोनों जगहों पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होगा और इस वाली जगह पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, इसमें बात करते हैं इस वाले में, ये वाला फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि फर्स्ट वाला अनचार्ज्ड है और सेकेंड वाला चार्ज है, बाकी पाई बॉन्ड दोनों जगह सेम। ठीक, अगला वाला देखते हैं, ये वाला। अब इसमें थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है तो इसमें सही से बनाएंगे, मैंने पूरा जगह नहीं छोड़ा था सही से। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये नीचे वाला ये थर्ड है हमारा। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो थर्ड वाला दिखाई दे रहा है कि थर्ड वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है। क्यों सबसे ज़्यादा स्टेबल है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा। ठीक, अपने से बताएंगे। ठीक, इसके बाद सेकेंड वाला मोर स्टेबल होगा क्योंकि उसके बगल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और फिर सबसे कम फर्स्ट वाला, और फिर एक्चुअल मॉलिक्यूल हम इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, काफ़ी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है भाई साहब। तो ये पहला वाला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा, ये छठा, और अरे गलत बना दिया, तो ये पांचवा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट ये वाला है, सेकंड ये वाला है, थर्ड ये वाला है, फोर्थ ये वाला है, और फिफ्थ इधर उधर बना रखा। ठीक, तो अब बात करेंगे इन पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कौन ज़्यादा स्टेबल है। अब सबसे पहले बात करेंगे नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड की। नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड अगर देखा जाए ना, सबसे ज़्यादा पहले वाले में ही दिखाई दे रहा है मुझे, शायद नहीं, पहले और दूसरे दोनों में ही नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड ज़्यादा है, तीसरे में भी पाई बॉन्ड ज़्यादा है। हाँ, तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड ज़्यादा है। ये जो पांचवा ही है उसमें पाई बॉन्ड सबसे कम है, तो सबसे घटिया तो वही है। तो हम फिफ्थ वाले की स्टेबिलिटी क्या करेंगे, सबसे कम करेंगे। ठीक, ये समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। अब बात करेंगे ऑक्टेट की। ऑक्टेट देखोगे सबका कंप्लीट है, सब में नहीं जोड़ना आ रहा है, एक एक का जोड़ के देख लेना, है ना। सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का डुप्लेट भी कंप्लीट है। अब बात करेंगे चार्ज और अनचार्ज की। तो चार्ज और अनचार्ज में देखेंगे, फर्स्ट वाला अनचार्ज है तो ऑब्वियसली उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी बाकी सबसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ से ज़्यादा होगी। ठीक, तो आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ में देखते हैं। यहाँ पर अगर सेकंड, थर्ड, फोर्थ में देखा जाए तो फोर्थ वाले में अगर देखा जाए, फोर्थ वाले में भी एक छोटी सी गलती हो गई, भूल जाएंगे, यहाँ देखते हैं। तो फर्स्ट वाले में फर्स्ट नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड गिनते हैं यार। नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड 5 और 5 दोनों में ही बहुत कम है, तो 5 और 5 की स्टेबिलिटी काफ़ी कम होगी, है ना। 5 और 4 की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, है ना। पर 5 और 4 में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी,
चार्ज सेपरेशन से पता करेंगे। चार्ज सेपरेशन वाला कौन सा रूल है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव वाले जो चार्ज हैं वो पास पास हैं और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, दूर दूर है। तो इसकी वजह से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, फिफ्थ वाला रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल होगा देन फोर्थ। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ जो बॉन्ड है वो दोनों में कम है, इक्वल है, कम है इक्वल है, मतलब कम भी हैं और आपस में इक्वल है, बाकी सबसे कम है आपस में इक्वल है। ठीक है, तो 5 और 4th में सबसे ज़्यादा स्टेबल, मतलब ज़्यादा स्टेबल 5 वाला होगा ड्यू टू चार्ज सेपरेशन। ठीक है, लेस चार्ज सेपरेशन। अब बात करेंगे पाई बॉन्ड से, पाई बॉन्ड के हिसाब से तो सब आगे बराबर, 1 2 3 तीनों बराबर। ठीक, अनचार्ज के हिसाब से, चार्ज और अनचार्ज के हिसाब से फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब बात करेंगे सेकंड और थर्ड में कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो सेकंड और थर्ड में देखें तो यहाँ पे सभी जगह पे है ना स्टेबिलिटी, मतलब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड दोनों में बराबर है। ठीक, चार्ज अनचार्ज वाले से भी कुछ नहीं कर सकते, पाई बॉन्ड से भी कुछ नहीं कर सकते, ऑक्टेट से भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सभी तीनों रूल इन दोनों में इक्वली काम कर रहे हैं। ठीक, अब कौन सा रूल है, चौथा वाला, चार्ज सेपरेशन वाला। चार्ज सेपरेशन की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस देखो कम है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस का सेपरेशन ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली अपोजिट टाइप के चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कम रहता है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक, इसका मतलब इन दोनों से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, सेकेंड वाला ज़्यादा स्टेबल होगा और थर्ड वाला सबसे कम। ठीक है, ये ऑर्डर आएगा 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 5 4, ये ऑर्डर आएगा। ठीक, अगला बात करते हैं इस वाले की। इस वाले में ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। रूल के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो फर्स्ट वाला है। क्यों, पाई बॉन्ड ज़्यादा है, ऑक्टेट भी पूरा है और अनचार्ज भी है, तीनों रूल मिला के फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल है। सेकंड वाला, अब स्टेबिलिटी की बात करें सेकंड और थर्ड में, तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो चार्ज है का सेपरेशन है वो कम है, तो ये सेकंड वाला ज़्यादा स्टेबल होगा और थर्ड वाला। ठीक, इस तरह से आएगा। एक्चुअल मॉलिक्यूल भी उसी हिसाब से बनाएंगे और जो नेगेटिव चार्ज होगा उसको ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, एक्चुअल मॉलिक्यूल भी ऐसे ही बनाएंगे, अपने मन से बना लेंगे। मैं बनाऊँ, ये वाले बना देता हूँ। तो इसका एक्चुअल मॉलिक्यूल बनेगा ऐसा, कहीं जगह बना के बना देते हैं। ये बनेगा CH2 CH2 CH COH। और पाई बॉन्ड की बात करें तो यहाँ भी पार्शियल पाई बॉन्ड है, यहाँ भी पार्शियल पाई बॉन्ड होगा, यहाँ भी पार्शियल पाई बॉन्ड होगा। इस जगह पे थोड़ा सा नेगेटिव होगा, इस जगह पे थोड़ा सा पॉजिटिव होगा और इस जगह पे भी थोड़ा सा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और ये कार्बन का पॉजिटिव ज़्यादा होगा इस कार्बन के पॉजिटिव से। ठीक, और ये दोनों जोड़ के इसके बराबर होगा। ठीक है, ये आएगा। स्टेबिलिटी की बात करें, इस जगह पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होगा इस पर्टिकुलर जगह पे, और इस पर्टिकुलर जगह पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होगा, क्योंकि मोर स्टेबल जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें वहाँ उस जगह पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। ठीक, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ख़तरनाक है भाई साहब। तो इसमें पहला वाला ये है, दूसरा वाला ये है, इसको तीसरा मान लेते हैं, इसको चौथा मान लेते हैं। ठीक है, ये मानते हैं। ये नीचे वाले जो हैं वो उस नीचे वाले के हैं, ब्यूटाडाइन के। ठीक है, तो 1 2 3 4 ऐसे मान लिया। अब देखते हैं सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। सबसे ज़्यादा स्टेबल तो फर्स्ट वाला होगा, क्योंकि सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ, क्या सभी का ऑक्टेट पूरा है, सब में सबका ऑक्टेट पूरा है, लेकिन पहले वाले में सबका ऑक्टेट पूरा है। इसमें देखोगे यहाँ कार्बन का ऑक्टेट नहीं पूरा है, इसमें भी यहाँ कार्बन का ऑक्टेट नहीं पूरा, और इसमें भी यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट नहीं पूरा है।
तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से पहला वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। पाई बॉन्ड भी वहाँ शायद सबसे ज़्यादा है, हाँ जी ज़्यादा है, 3 पाई बॉन्ड है, बाकी सब में 2 पाई बॉन्ड है, और पहला वाला अनचार्ज है। तो पहला वाला तो नो डाउट सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। बात करेंगे सेकंड, थर्ड और फोर्थ में। सेकंड, थर्ड, फोर्थ में चार्ज सेपरेशन की बात करेंगे। इन दो जगहों पे चार्ज सेपरेशन ज़्यादा है, ठीक है, इन दो जगहों पे चार्ज सेपरेशन कम है, सॉरी। उसके बाद चार्ज देखो यहाँ पे इनके बीच में ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा चार्ज यहाँ पे है, ठीक। तो अपोजिट टाइप के चार्जेस के बीच में अगर चार्ज सेपरेशन बढ़ता है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, घटती है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल सेकंड, फिर फोर्थ, और फिर सबसे कम थर्ड वाला। वैसे इसको थर्ड उसको फोर्थ लिखना चाहिए था, खैर छोड़ो, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है जो एक्चुअल मॉलिक्यूल होगा उसमें भी पहले वाले का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा देन बाकी सब, ठीक है। इस तरह से इसको भी बना लेंगे, सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट आएगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं, यहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं है। इस जगह पे हम सबकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर की बात नहीं करेंगे, हम सीधा एक्चुअल मॉलिक्यूल बनाएंगे, है ना, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ इस तरह से बनेगा, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, इस जगह पे थोड़ा सा डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, और इस जगह भी नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान से अगर देखेंगे तो ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और ऊपर भी एक थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे एक्चुअल मॉलिक्यूल बनाओगे इस जगह पे, तो पाई बॉन्ड तो सब जगह है, CH2 है, यहाँ भी थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो ऊपर वाली जगह के अलावा बाकी 3 जगह पे होगा, ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे आ रहा है, ठीक है। सेम ऐसे ही जब ऑक्सीजन का बनाएंगे, है ना, एक्चुअल मॉलिक्यूल यहाँ फिनॉक्साइड आयन में ऐसा बनेगा, एक्चुअल मॉलिक्यूल बनाएंगे ऐसा बनेगा, ठीक है। इसमें बनाएंगे अल्कोहल में, OH में, है ना, OH वाला मैंने मिटा दिया था। OH वाला जब बनाएंगे तो OH का फिनॉल का ऐसा बनेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव होगा, बाकी सब जगह थोड़ा थोड़ा नेगेटिव होगा, ठीक है। इस जगह में भी एनिलीन का जब बनाएंगे तो ऐसा होगा, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज और बाकी सब जगह थोड़ा थोड़ा नेगेटिव चार्ज, ये आएगा, ठीक है। एक्चुअल मॉलिक्यूल सब बना लेना। नेक्स्ट वाले में बात करें, इसमें क्लोरीन वाला जो होगा बिल्कुल वैसा ही बनेगा, इसमें सब एक्चुअल मॉलिक्यूल ऐसे ही बनेंगे, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव है, इस जगह डबल बॉन्ड कैरेक्टर है हल्का सा, इस जगह नेगेटिव, इस जगह भी नेगेटिव, और इस जगह भी नेगेटिव। नेगेटिव है, हाँ जी नेगेटिव है। NO2 वाला जब बनाओगे, या CHO वाला बनाते हैं, CHO वाला पहले बनाएंगे, बेंजल डिहाइड वाला, रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ भी थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पे पूरा ऐसे ही रहेगा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, इस कार्बन पे थोड़ा सा पॉजिटिव आएगा, तुम अगर देखोगे तो इस कार्बन पे थोड़ा सा पॉजिटिव आएगा, इस पे भी थोड़ा पॉजिटिव आएगा, और इस पे भी थोड़ा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सेम NO2 वाले में भी होगा, ऐसा ही बनेगा। हाँ, COH का बनाओगे तो ये ऐसा बनेगा, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, ऐसा, और ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पे कोई वो नहीं होगा यार, ऐसा आएगा, ठीक। बना के देख लेना। एक्चुअल मॉलिक्यूल अपने मन से बनाएंगे, ऐसे ही यहाँ पे भी बनाएंगे, यहाँ तो रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है, उस वाले में रेजोनेंस हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग ये सारे रूल्स को फॉलो करते हुए, एक्चुअल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक। और एक्चुअल मॉलिक्यूल देख के हमें समझ में आएगा कि कौन सा मॉलिक्यूल किस तरह से बिहेव करता है, ठीक है। कौन सा मॉलिक्यूल किस तरह से बिहेव करता है ये अपन एक्चुअल मॉलिक्यूल देख के ही बताएंगे, ठीक।
बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ रेजोनेंस की।